नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी का बिहार में जलवा बढ़ता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तेजस्वी के ऊपर एफआईआर हुई तो उन्होंने कह दिया एफआईआर से कौन डरता है, जुमले में क्या दिक्कत है। उन्होंने पीएम के साथ जुमले शब्द का प्रयोग कर दिया था कि पीएम जुमले देते हैं। अब वैसे तो अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया हुआ है कि 15 लाख वाली बात एक जुमला थी। खैर, जिस तरह का जलवा राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, कहीं डांस करते हुए लोगों के बीच थपकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं, मखाना के खेत में चले गए, किसानों से मिले, किसानों के साथ फोटो खिंचाया। जबरदस्त भीड़ आ रही है। और अब यह खबर आ रही है कि बिहार में जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तीनों शामिल होने वाले हैं। बहुत सीधी सी बात है कि विपक्ष की एकता भी एकदम साफ नजर आ रही है। एकदम साफ साफ विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा है और इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़े भड़भड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। भड़भड़ाया शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया, यह वीडियो देख लीजिए, फिर बताता हूं। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? तो अमित शाह जी बोल गए 2061, 2070, बोलना था 1961, 1970, लेकिन जबान फिसल गई। और जबान यूं ही नहीं फिसलती है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, जब आप थोड़ा परेशान होते हैं, जब आप थोड़े भड़भड़ाए होते हैं, तो आप कहते हैं 1961 को 2061, 1970 को 2070, और यह बताना आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि उस समय जो एसआईआर हुआ था उसमें तुरंत जिन राज्यों में चुनाव था उनमें एसआईआर नहीं कराया गया था। और 10 महीने का टाइम, 8 महीने का टाइम लिया गया था एसआईआर के लिए। 2 महीने में फटाफट ऐसा एसआईआर नहीं हुआ था जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है कि 100 के आसपास ऐसे लोग उसको मिले जिनको मृत बताकर, मरा हुआ बताकर हटा दिया गया था लिस्ट से, और अब वो जिंदा पाए गए। अजित अंजुम को रोज ऐसे लोग मिल रहे हैं। अलग अलग चैनलों के पत्रकार जा रहे हैं और उनको मरे हुए लोग मिल रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में मरा हुआ कहकर हटा दिया गया। वो लोग जिंदा मिल रहे हैं और जो लोग जिंदा हैं उनमें से कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, जो लोग वास्तव में मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है। मतलब जितने तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं उतने तरह की गड़बड़ियां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मिली हैं। तो बहुत साफ हो गया है कि जल्दीबाजी में जिस तरह का एसआईआर करवाया गया, जल्दीबाजी में जिस तरह से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम हटवाने और नाम जुड़वाने का खेल हुआ है, आपको याद ही होगा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो गुजरात के नेता हैं उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पाया गया। तो जाहिर सी बात थी कि पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती कि बिहारियों का नाम काटा जा रहा है और बाहर के लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस तरह का बयान देते हैं, मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। यह बयान है बी गोपाला कृष्णन का। ये छोटे मोटे नेता नहीं है, केरला में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने बयान दिया है कि हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को ले आएंगे, देश के किसी भी हिस्से से लोगों को ले आएंगे उन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जिन पर हम थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे बयान कब आते हैं? ऐसे बयान तब आते हैं जब वोट चोरी का यह खेल, यानी बाहर से लाकर लोगों को वोट डलवाने और लोकल लोगों का वोट कटवाने का खेल बड़े पैमाने पर होता है, राष्ट्रीय पैमाने पर होता है। केरल में त्रिशूर की जो इकलौती सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, उस सीट के ऊपर भी यह आरोप लग रहे हैं कि वहां भी गड़बड़ियां की गई हैं। गोपाला कृष्णन का यह जो बयान है, या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, मध्य प्रदेश से वो सांसद थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद जानता हूं गड़बड़ी हुई है, 1000 वोट थे और 1100 वोट पड़े थे। उसके पहले हरियाणा से एक मंत्री साहब ने कहा था कि फलाना जिले में तो हर आदमी के पास 4-4 वोटर कार्ड है, तो इससे क्या वोट की चोरी हो गई। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है कि क्या खेल चल रहा है।
यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं कि लोकल लोगों का नाम काटा जा रहा है और बाहर से लाकर लोगों को वोट दिलवाया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता यह जानते हैं कि जानबूझकर लोगों के कई कई वोटर आई कार्ड पड़े हुए हैं, एक पर वो बंदा खुद वोट देता है और बाकियों पर वोट डलवा दिए जाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं, वरना केरला में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बी गोपालकृष्णन इस तरह का बयान कैसे देता। और खेल पूरे देश में है। राजस्थान से खबर आई है, उदयपुर से खबर आई है। अमर उजाला में यह खबर आई है कि उदयपुर में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में कलेक्टर नामित मेहता की मीटिंग चल रही थी, जन सुनवाई चल रही थी और उसमें बड़गांव पंचायत के प्रशासक संजय शर्मा और समिति सदस्य भुवनेश व्यास ने यह शिकायत दर्ज करवाई कि एक घर में 700 वोटर रजिस्टर्ड हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, 700 वोटर का मतलब होता है 18 साल से ज्यादा उम्र के 700 लोग, यानी कम से कम 250-300 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी। यानी एक घर में 1000 लोग हैं, ऐसा चुनाव आयोग की लिस्ट कह रही है। यह उदयपुर का मामला है जो अमर उजाला में छपा है। एक घर में 700 वोटर, यह एक मामला है। मैं समझ सकता हूं इस बात को कि जब कायदे से जांच होगी तो राजस्थान के अंदर भी ऐसे तमाम सारे खेल निकलेंगे। बिहार में जो खेल निकले हैं वो तो आपने देखे ही हैं कि ये किसी घर में 250 लोग, किसी घर में जाने कितने लोग। बेंगलोर में राहुल गांधी ने बाकायदा वो घर दिखाया था जिसमें 80 लोग रजिस्टर्ड हैं एक कमरे के घर में। ये सारा खेल पूरे देश में चल रहा है, व्यापक पैमाने पर चल रहा है और इसका फायदा किसको मिल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जो हैं एक बात और कह गए। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग विपक्ष के नेताओं से उम्मीद कर रहे थे कि उनके कुछ वोट मिलेंगे। शरद पवार से कहा गया था कि शरद पवार साहब, आप हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट दीजिए। सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के मसले पर शरद पवार ने बहुत तीखा बयान दिया है। ये तो मैंने कहा शुरू है ना कि भाई मुझे देवेंद्र फडणवीस का टेलीफोन आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो उनका कैंडिडेट है वो यहाँ के राज्यपाल है और महाराष्ट्र का राज्यपाल होने के बाद हम सब लोगों को उन्हें मदद करनी चाहिए। वो करिए कि जिसका स्वीकार करना हमें पॉसिबल नहीं था। यानी सीपी राधाकृष्णन के बारे में शरद पवार बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो झारखंड के राज्यपाल थे और राजभवन के अंदर इन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया था। तो ये उन लोगों में से हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, इसलिए शरद पवार इनको किसी भी हालत में समर्थन नहीं देंगे। वहीं केजरीवाल तक ने तेलुगु प्राइड वगैरह का मामला उठाकर भाजपा में खलबली मचाई हुई है। जस्टिस साहब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु हैं और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए एक तेलुगु प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे तेलुगु समाज के लिए ये बहुत प्राइड का मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देंगे। तो अब जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं न्यायमूर्ति रेड्डी, उनके ऊपर, जस्टिस रेड्डी, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी को कहा जा रहा है कि उन्होंने नक्सलवाद की मदद की। सलवा जुडूम के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था। सलवा जुडूम पे मैं लेख लिख चुका हूं, बहुत सारी बात हो चुकी है। सलवा जुडूम दरअसल आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाने और उन इलाकों में एक तरह का गृह युद्ध पैदा कर देने की स्थिति बनाने वाली चीज थी, जिसके खिलाफ न्यायमूर्ति रेड्डी ने फैसला दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति रेड्डी कौन हैं, अगर वो जानना है तो कुछ और फैसले उनके सुन लीजिए। रिटायरमेंट से कुछ समय पहले जस्टिस रेड्डी ने राम जेठमलानी और अन्य लोगों द्वारा जो ब्लैक मनी की जांच के लिए याचिका दायर की गई थी, उसमें सरकार जो टालम टोल कर रही थी, जो ढीलम ढाल कर रही थी, उस पर कड़ी फटकार लगाई थी और ब्लैक मनी की जांच पूरी कड़ाई से करने का आदेश दिया था। जस्टिस रेड्डी वही हैं जिन्होंने नकली नमक की बिक्री पर बैन लगाया था।
जस्टिस रेड्डी वही हैं जिन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर दलितों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों के बच्चों के एडमिशन की बात की थी कि उनका भी एडमिशन इसके अंदर होना चाहिए। ब्लैक मनी की जांच पर एसआईटी बनवाई थी जस्टिस रेड्डी ने। न्यायिक पारदर्शिता के सवाल पर बहुत शानदार उनका फैसला है। और तेलंगाना के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग है, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अधिकार देने का मामला है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। न्यायाधीश सौमित्र सेन के ऊपर जब आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें भी जस्टिस रेड्डी थे। और उस कमेटी का फैसला एक बार पढ़ लेना चाहिए यह समझने के लिए कि जस्टिस रेड्डी कौन है। जस्टिस रेड्डी इस देश के संविधान के साथ, इस देश के दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ लगातार खड़े रहने वाले शानदार न्यायाधीश हैं, जिनके कैरियर पर एक धब्बा नहीं है। और उनके सामने सीपी राधाकृष्णन है, जिनकी एक ही खूबी है कि वो हमेशा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उनकी तस्वीरें भी आपको इंटरनेट पर बड़े आराम से मिल जाएंगी। 2 बार उन्होंने लोकसभा जीती थी और उसके बाद कहा था कि अब तो वहां प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, और उसके बाद 3 बार लोकसभा की सीट वो हार गए थे। तो अमित शाह जी जस्टिस रेड्डी की तरफ एक उंगली उठाना चाह रहे थे, लेकिन 4 नहीं 5 उंगलियां उन्हीं की तरफ मुड़ गईं और सीपी राधाकृष्णन कौन है इस पर बात ज्यादा शुरू हो गई। यह सब तब होता है जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अचानक आपका कोई राज खुल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार गए हुए थे और बिहार में बड़ी बड़ी बातें की। कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहा है या जो अपराधी हैं अब कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोहराना पड़ता है। अभी कल परसों की रिपोर्ट है कि जिन 25 विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप था, ईडी जांच कर रही थी, जो 25 भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद शामिल हो गए, उनमें से 23 के खिलाफ जांच रुक गई। जो कल तक अपराधी थे, जो कल तक ईडी के घेरे में थे, वो हिमंता बिश्वास आपके यहां आके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो अजित पवार आपके यहां आके उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो अशोक चौहान राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। गिनती गिनाते जाइए और देखते जाइए कि कैसे ऐसे विपक्ष के नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उनके ऊपर जांच खत्म हो गई, लेकिन जो नहीं शामिल हुए उनके खिलाफ लगातार जांच चलती रही। यह अलग बात है कि सजा किसी को नहीं हुई। अगर कानून निष्पक्ष होता, अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर एक भी इस्तीफा करवाया होता तो उनकी बात मान ली जाती। जब मध्य प्रदेश से और दूसरी जगहों पर सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें करप्शन की बात की गई, अगर उस रिपोर्ट के बाद अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया होता नरेंद्र मोदी जी ने, तो बिल्कुल मान लिया जाता कि वो ईमानदार हैं और चाहते हैं कि ईमानदार लोग राजनीति में रहें। जब राफेल पर आरोप लगे थे, तब यह नहीं कहा गया होता कि कागज गायब हो गए हैं। उन आरोपों की सही जांच हुई होती और जो लोग उसमें फंसते उनको सजा मिलती, उनको इस्तीफा दिलवाया जाता, तब तो हम मान लेते कि नरेंद्र मोदी जी बेहद ईमानदार आदमी है। लेकिन जिस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ ईडी जाती है, सीबीआई जाती है और क्या क्या चला जाता है, जहां सत्येंद्र जैन को बरसों गिरफ्तार रखा जाता है और उसके बाद केस क्लोज कर दिया जाता है क्योंकि कुछ भी सिद्ध नहीं होता, वहां हम कैसे मान लें कि आप 30 दिन के जेल वाली जो ये खेल है, इसका उपयोग विपक्ष के लिए नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम ही ये जानते हैं, अब जनता भी जानती है, वोट चोरी का सच भी जानती है और आपके ईमानदारी के दावे का सच भी जानती है। इसीलिए आप बिहार में जाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ता। और राहुल गांधी की सभाओं में, राहुल गांधी के यात्रा में भीड़ जिस तरह से आती है, उत्साह के साथ आती है, वो देखकर अमित शाह जी इतना भड़बड़ा जाते हैं कि 1961 को 2061 और 1971 को 2070 बोलने लगते हैं। ये घबराहट अच्छी है। राहुल गांधी जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से दबाव बना रहा है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, सारे लोग जिस तरह का दबाव बना रहे हैं,
वो दिखा रहा है कि देश का माहौल बदलने वाला है। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।